नमस्कार। आज हमारे साथ गुजरात के पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन भाई झड़फिया हैं, जो गाजीपुर में चुनाव के नाते प्रभारी के नाते प्रवासी प्रभारी के नाते यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो सर, एक तो बहुत स्वागत है आपका गाजीपुर में। धन्यवाद। और आप लगभग 10-12 दिनों से गाजीपुर का 14 दिनों से आप गाजीपुर में भ्रमण कर रहे हैं, इस लोकसभा को प्रभारी के नाते देख रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं। मौजूदा स्थिति क्या लगती है गाजीपुर की आपको? देखिए, गाजीपुर वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा क्षेत्र भी है। 2022 की स्थिति कुछ अलग थी। 22 में जिस प्रकार का चुनाव हुआ विधानसभा के दौरान, उसमें जो गठबंधन के दल थे वो एकजुट, एक तो अलग अलग से भी थे। और इस बार जिस तरह से चुनाव हो रहा है, मेरे ख्याल से ये लड़ाई ये आतताई प्रकार का नेतृत्व और एक शिक्षित, बौद्धिक और इस क्षेत्र को अच्छी तरह से विकास की ओर ले जाने वाला नेतृत्व, इसके बीच की ये लड़ाई है। जनता जिस प्रकार से, मैं तो यहाँ 14 दिन से हूँ, गांव तक मेरा जाना हुआ है, और जिस तरह से वातावरण बना है इस बार जीत में कोई आशंका नहीं है। सवाल यह है कि मतदान ठीक से हो। और यहाँ की जो स्थिति मैंने देखी है, चाहे कार्यकर्ता हो, मैं बूथ स्तर तक या शक्ति केंद्र हमारे हैं, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। और जिस तरह से कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए था, वो ठीक तरह से हमने बनाया है। इसलिए सारी जो इकाई है संगठन की, और जनता में जिस प्रकार से 5 साल जिसके सांसद ने न एक शब्द बोला हो पार्लियामेंट में, सारा का सारा समय अपने केसेस लड़ने में बिताया हो, जनता का भला क्या करें, तो उसी खानदान से तो आ रहे हैं। तो हमारे कई लोग समझ गए हैं यहाँ की जनता कि किसके दरवाजे जाएंगे। चलो, चुनाव पूरा हो गया। खानदान का आपने जिक्र किया, तो अफजाल अंसारी जिनकी बात आप कर रहे हैं, यहाँ के मौजूदा सांसद भी हैं, जो समाजवादी पार्टी से लड़ भी रहे हैं, वो कहते हैं कि जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के खानदान से आते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान के खानदान से आते हैं। देखिए, वो विषय अगर उनकी तरह राष्ट्रवाद भरा होता, देश के प्रति अगर ये होता, तो गरीबों का उत्पीड़न नहीं करते, कम से कम मसीहा कहे जाते हैं। देखिए, किसी को लूट के फिर खैरात करो, लेकिन जिनको पीड़ा हुई है, देखिए राजनीति में नेतृत्व कैसा होना चाहिए। एक बार आप जीत के जाते हो ना, तो ज्ञाति जाति पंथ प्रांत भाषा संप्रदाय सभी अपने हो जाते हैं। इसको नेतृत्व कहते हैं। चुनाव में ठीक है, लड़ाई है, लड़िए, कोई बात नहीं। आपकी विचारधारा से आप लड़िए, बाकी की विचारधारा से बाकी लड़ें। लेकिन इस क्षेत्र का विकास जिस तरह से किया है आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने भी, जैसे कि यहाँ 4 लेन रोड, फिर RCC रोड, रेलवे जा रही है कलकत्ता की, और गाजीपुर एक बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता था। बिल्कुल। आज गाजीपुर की चारों ओर विकास के भी रास्ते खुले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सुशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी का मिटना, देखिए लोग शांति चाहते हैं, जहाँ शांति होती है वहाँ विकास होता है। तो वो सुरक्षा का चक्र किसी भी प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। MOI समीकरण का जिक्र उत्तर प्रदेश में बहुत होता है, और विशेषकर गाजीपुर में जब आते हैं तो ये समीकरण अपने उफान पे रहता है। सबसे ज़्यादा इस लोकसभा में यादव हैं, और उस दूसरे नंबर पर दलित हैं, और फिर मुसलमान हैं। लगभग माना जाता है कि 6 लाख वोट मुसलमान और यादव का है।
यादव तो कोर बैंक वोट बैंक माना जाता है समाजवादी पार्टी का, और मुसलमान जो है वो बसपा और सपा में स्प्लिट हो जाता है कुछ वोट। कि इतने 10 सालों के शासन में इन दोनों जातियों पर भाजपा की पकड़ क्यों नहीं बन पाई? देखिए, मैं जब से आया हूँ काफ़ी यादव समाज के नेताओं को भी मिला हूँ जो राजनीतिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे यादव समाज सपा में है। और अगर आपने जो हिसाब गिनाया मुझे 21 लाख वोट में अगर 6 लाख है तो यादवों में भी हमारा शेयर है। और जहाँ तक बाकी का जो बचा है ये 15 या 16 जी। वो तो है, उसका मैक्सिमम वोटिंग होगा। और अन्य पिछड़ी जातियाँ जैसे कि बिंदु है, कुशवा है, मौर्य है, धोबी है, एससी में भी बहुत सारी जातियाँ। हमने 2-3 दिन पहले अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन किया, सारे के सारे सब जाटो थे। ऐसा नहीं है, देखो किसके घर पे मोदी जी की योजना नहीं पहुंची? राशन, सारी योजनाएं, राशन हो, छत हो, जनधन के खाते से सीधा अपने अकाउंट में आता हो, किसानों की जहाँ तक सवाल है 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया मतलब 72,000 करोड़ सीधे अकाउंट में। ये पहली सरकार है। इसलिए जहाँ तक गरीब उत्थान का विषय है भारतीय जनता पार्टी घर घर पहुँची है। और वो हमने जो किया है, यहाँ हमने आके जो प्लानिंग किया है कि लाभार्थी संपर्क, बड़ी बड़ी सभाओं से वातावरण अवश्य बनता है, लेकिन 1-to-1 कॉन्टैक्ट, नुक्कड़ सभाएं, बूथ में बैठक, ये सारी व्यवस्था हमने आके पूरा प्लानिंग किया है। महिलाओं से संपर्क के दौरान चूंकि आप संपर्क कर भी रहे हैं, महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक इस बार भी माना जा रहा है कि आधी आबादी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार जिक्र किया, क्या स्थिति लगता है गाजीपुर में? क्योंकि महिलाएं गाजीपुर में निकलती भी कम हैं परिवारों से। देखिए, महिलाओं खास करके संपन्न वर्ग में कम निकलती है, लेकिन गरीबों का तो उफान आता है, उसमें महिलाएं भी काफ़ी वोट करती है। और महिलाओं का मोदी जी के प्रति, चाहे वो किसी भी जाति समाज से हो, मोदी जी के प्रति महिलाओं के मन में तो पूरा विश्वास है। क्योंकि जो कुछ मिला है, चाहे गैस मिला है, जो कुछ मिला है, वो मोदी जी की वजह से मिला है। एक बात विकास की, मनोज सिन्हा को यहाँ विकास पुरुष भी कहा जाता है। 2019 का चुनाव जब हम देखते हैं, मनोज सिन्हा की हार लगभग 1,19,000 वोटों से लगभग हुई थी। यहाँ हमेशा जाति जो है वो विकास पर हावी दिखी। 2019 का भी चुनाव देखे, 2022 का भी चुनाव देखे। मैं आपको उसकी स्पष्टता कर दूं, 2019 के चुनाव में मैं भी यहाँ था। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी था, विशेष करके मेरे पास अवध क्षेत्र था। उस समय सब लोग कहते थे महागठबंधन है, सपा, बसपा, इवन लोकदल। तब हमने कहा था, लोग कहते थे 30-32 सीटें आएंगे। पहले दिन में आया करीबन जनवरी फरवरी में, चुनाव मई तक था। मैंने कहा हम लोग 60 से नीचे कम नहीं है। क्यों? कि वोट ट्रांसफर नहीं होता। 19 में भी बसपा का वोट सपा में ट्रांसफर नहीं हुआ, सपा का हुआ। इसलिए बुआ भतीजा गठबंधन टूटा, उसका कारण वही है। इस बार सभी अलग लड़ रहे हैं, तो सभी लोग अलग रहे। और सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश जी का, वो हमारे साथ थे जरूर, लेकिन प्रत्याशी कहीं कहीं गाजीपुर में प्रत्याशी थे जो 33,000 वोट पाया था। जो 33,000 नहीं, 51,000। अच्छा, तो ये हमारे साथ है। तो सुभाषपा हमारे साथ है, वहाँ गठबंधन नहीं है। बीएसपी अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रहा है। तो ये जातिगत वोट का जो एकजुटता हुआ था 19 में, वो 24 में नहीं है। 24 में सीधा सीधा 1-to-1 है।
और जो जिनके जिनके वोट है वो वोट वहाँ बटेंगे। टफ सीट मानते हैं गाजीपुर को, स्कोप कम है ये भाजपा के लिए? शुरू में ऐसा लगता था कि जिस तरह से MY का इक्वेशन लोग कहते हैं, उसका प्रभाव 2022 के नतीजों के कारण था। और 2022 के नतीजे, क्योंकि 7 में से एक भी सीट नहीं जीतना जिले की पूरी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सदमा कहो या पार्टी के लिए इतना बड़ा जिला। तो इस बार हमने जो किया है, करीबन 1 साल से भाजपा लाभार्थी संपर्क के विषय में, पार्टियों की गतिविधि के विषय में, हमारा बूथ सत्यापन, पन्ना प्रमुख का सत्यापन। जैसे हम गुजरात में हर बार जीतते हैं, उसकी वजह क्या है? हमारी पन्ना समिति, जैसे 72 लाख हमारे वेरीफाइड मेंबर है पेज के। तो इसके आधार पे हमारी वोटर्स, जो आज हमारा पन्ना प्रमुख है, उसके हम सम्मेलन कर रहे हैं। अभी 2-3 दिनों में हमारा पूरा होगा। तो पन्ना प्रमुख अगर आपके पास है, कोई भी पार्टी सामने लड़ी हो, आप कभी नहीं हार सकते। देखिए, कई बूथ ऐसे हैं जहां हमें वोट नहीं मिलता है, लेकिन कई बूथ ऐसे हैं जहां अगर 10% हम वोटिंग बढ़ा दें, 2 तरीका है, जहां नहीं मिलना है नहीं मिलना है, लेकिन जहां 50% वोटिंग होती है उसको हम 10% बढ़ाए, जहां 60 होती है उसको 10% बढ़ाए। 1000 वोट से 370 वोट पाना है। 1000 वोट में 370 वोट पाना है एक बूथ में। तो वो माइन्यूट प्लानिंग, बीजेपी के जीत का आधार वही होगा। देखिए, जाति नो डाउट हर जगह प्रभावी है, उसमें इम्पैक्ट करता है। गाजीपुर में भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन उस जातियों में भी कई लोग ऐसे हैं, जैसे हम कहते हैं कि जाटो समाज पूरा मायावती जी के साथ है, ऐसा नहीं है। कई बहनों से हमारे कार्यकर्ताओं ने कई घरों में संपर्क किया कि छत मिला, गैस मिला। तो ये जो चीजें हैं, वोट करेंगे, छत मिला, वो गैस मिला, नहीं, राशन मिला। कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि मायावती जी का जिस तरह से अल्टीमेट पार्टी का तो ध्येय यही है कि देने के बाद वो वोट मिले। वोट नहीं मिलेगा तो फिर नहीं, पार्टी का ध्येय वोट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। इट इज ए ड्यूटी। हम वेलफेयर स्टेट है, हम मत के आंकड़ों से सेवा को तुलना नहीं कर सकते। जब पंचायत से पार्लियामेंट तक हमको इसी जनता ने सत्ता दिया है, तो उस हिसाब से हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज़ ए ड्यूटी। हमारा फर्ज बनता है कि जो जिसको मिलने पात्र है, मोदी जी कहते हैं। और ये कालखंड जो है आज का, अब दीवार पे लिख के रखिए, हम शायद होंगे या नहीं होंगे। जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस कालखंड का, तो भारत में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। चाहे वो गरीबोत्थान का कार्य हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य हो, चाहे हमारी वैश्विक पहचान हो। हमारी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित भारत को फिर से स्वाभिमान और बहती हुई सांस्कृतिक विरासत को फिर से खड़ा करने का एक युग चल रहा है। हम तो लोगों को वही कहते हैं कि हम सालों तक शासकीय झंझावतों, आक्रांताएं, गुलामी की अवस्था, ब्रिटिश कालखंड, हमारा जो मानस गुलामी की मानसिकता से था। एक प्रश्न इसमें यही था कि आक्रांताएं, आपने इस बार शब्द को कई बार प्रयोग किया, जो गुजरात से भी आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, शायद शब्दों का जो समझने का फेर हो सकता है, फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ आपसे। आक्रांताओं का मायने आपका मुगलों से है या मुसलमानों से है? नहीं, उसमें मुगल, तुर्क, अफगान जो भी आए, शासन भी किया, लेकिन आस्थाओं को भी तोड़ा। हमारी बहती हुई धारा
फिर भी चलती रही। हमारे सांस्कृतिक, चाहे मंदिरों के घंटा रहो बजते रहे। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत जो है, चाहे हमारी आस्थाएं, चलती रही। ये रामचरितमानस हो या भागवत हो, गांव गांव गाया गया, इसलिए वो भी प्रवाह चलता रहा। लेकिन जो मानस एक दबाव में था, किसी भी राष्ट्र, किसी भी प्रजा, किसी भी समाज अपने इतिहास, अपने को भूलता है। वो समाज, वो राष्ट्र, वो प्रजा कालांतर में नष्ट होती है। हमसे बड़ी संस्कृति थी, रोम, यूनान, मिस्र मिट गए जहाँ से। कुछ बात है ऐसी कि हंसी मिटती नहीं हमारी। तो वो इतना होते हुए भी ये चलता रहा। विरासत की आपने युवाओं को, आज के युवाओं की बात करें, उनको विरासत बताया, धर्म संस्कृति समाज को समझाया, नौकरी पर चुप्पी हो जाती है। देखिए, नौकरी माने सरकार की नौकरी ही नौकरी नहीं है। स्वरोजगार एक सबसे बड़ा 22 लाख करोड़ अगर हम मुद्रा योजना में देते हैं बिना गारंटी का, वो रोजगार इच्छुक नहीं रहा, वो रोजगार देने वाला हुआ। तो ऐसा नहीं है कि, देखिए, सरकार की नौकरियां हर जगह सीमित है। जितने पायदान पे हैं, जितना पायदान का है उतने हैं, लेकिन अपने पैरों पे युवा खड़ा हो, स्वाभिमान से जिए। और स्वाभिमान मतलब अपनी रोजी रोटी तो खुद कमाए, लेकिन दूसरों को भी रोजगार का अवसर दे, वही अपॉर्चुनिटी। उसके लिए तो हमें मोदी जी ने जनधन योजना शुरू किया। जनधन योजना क्यों शुरू किया? जिसमें कोई गारंटी नहीं है। ये रोजगार के अवसर, रोजगार माने एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट अकेला नहीं है। रोजगार का बहुत बड़ा व्यापक, जैसे गुजरात में हमारे वहाँ गुजरात बाहर के बहुत लोग रोज कर पाते हैं, करीबन 40 लाख से ज़्यादा। तो रोजगार सृजन करना है। किसी भी देश को आप देखिए, चाहे यू गो टू यूरोप और अमेरिका, वेरेवर, क्या है वो? रोजगार देई व्यवसाय है। तो ये रास्ता, ये लोग कहते हैं ना हम इतना रोजगार देंगे, रोजगार कहाँ, नई नौकरियां खोल देंगे क्या? और इतने विभिन्न विचारों का गठबंधन और इतने झगड़े राज्यों में होने वाला ये गठबंधन, सामने वाला इंडी, फ्यूचर क्या है? देश को 30 साल बाद स्थायी सरकार मिली है। ये निर्णय इसलिए हो रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 का निरस्त होना, अगर एक बहुमत की सरकार नहीं होती तो क्या हो पाता? विश्व के देशों के साथ हमारे जो संबंध बने हैं, आज ग्लोबल वर्ल्ड में नो वन कैन इग्नोर इंडिया। भारत को आज कोई इग्नोर नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये ऐसा देखिए, अपने आप से देकर अगर राष्ट्र का मानचित्र रखते हैं कोई भी नागरिक, तो उसको पता चलता है कि ये नया भारत है। आपने अभी बात में इंडी गठबंधन का जिक्र किया। अभी हाल में ही 2 रैलियां हुई, एक कौशाम्बी में, जिसमें अखिलेश और राहुल की संयुक्त रैलियां हुई। इसमें भीड़ को आपने देखा होगा, और वो भाषण भी नहीं दे पाए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। आपकी पार्टी ने उनके समर्थकों को आज तत्व बता दिया, बोला कि भाई ये जो हैं ये ऐसे ही लोग हैं। देखिए, पार्टी के कोई नेता ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं है। भीड़ का होना और भीड़ का अनियंत्रित होना, देखो, हमारे प्रोग्राम मोदी जी का होता है, अमित भाई का होता है, योगी जी का होता है, तो भीड़ तो आती है। भीड़ का मतलब अराजकता नहीं होता है। भीड़ का मतलब अपने नेता को परेशान करना नहीं होता है। भीड़ का मतलब है वो जो कहे वो सुनना, उनकी बातों को सुन के क्या अच्छा है, एक विचार, अपना मन बनाना। अपना मन बनाना। तो
देखिए, मैं तो उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि आखिर वह जनता चाहे किसी भी पार्टी की हो, ये मेरे भारत की है। आखिरी प्रश्न भी आपसे, चूँकि संगठन आपका जो है वो ज़मीन तक है, पन्ना प्रमुख, तो जैसा आपने ज़िक्र भी किया कि पन्ना प्रमुख तक हमारे पास है। वोटिंग परसेंटेज कम दिखे पहले, दूसरे, तीसरे फ़ेज़ में। कहाँ रह जाते हैं ये पन्ना प्रमुख, ये या वोट नहीं करा पाते, क्या कारण देखते हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने का? नुकसान तो अंततः आप ही को होता है। देखिए, लोकसभा का चुनाव एक व्यापक क्षेत्र होता है। जैसे चुनाव की सीमा छोटी होती रहती है, जैसे विधानसभा, ब्लॉक, ऐसे प्रत्याशियों और का एरिया बहुत छोटा हो जाता है, तो पर्सनल प्रत्याशी का हर व्यक्ति के साथ का जो सीधा संबंध है वो कम रहता है। कहने का मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ नहीं, प्रत्याशी के खिलाफ हो। नहीं, कोई भी प्रत्याशी हो, मैं ये नहीं कहता, किसी भी प्रत्याशी, 10 बार का प्रत्याशी भी हो, वो खुद नहीं पहुंच पाते क्योंकि क्षेत्र बड़ा होता है। कार्यकर्ता उसी पार्टी का, वही हमारा पिल्लर है। जो भी कार्यकर्ता जहां मेहनत करता है, वहां वोट परसेंट बढ़ता है। हम यही कार्यकर्ता को मार्गदर्शन दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ पोल बढ़ाइए। अगर वोट परसेंट बढ़ेगा, हमारा वोट शेयर बढ़ेगा। अपने आप वोट देने की स्वाभाविक मानस, जिस तरह से आपने 54-52 के चुनाव हुए, 57 के लोकसभा के चुनाव आंकड़े देखे होंगे, 47%, बिल्कुल, 42% पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में। है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इससे तो अच्छा है कि पहले आज़ादी का कितना वो उत्साह होगा, आज़ाद भारत का उत्साह के बावजूद भी 42%, 47%, तो आज इससे तो अच्छा है। लेकिन 100% वोट होना वैसे भी संभव नहीं है। माइग्रेशन है, शहरों में लोग काफ़ी स्थायी हुए, वोटर यहाँ है। लेकिन जो वोटर यहाँ है, उसका तो अगर 60% है तो मैं मानता हूँ कि उसका 75% है, क्योंकि 10% लोग तो माइग्रेट रहते हैं अगर परसेंटेज को ऐसे देखें तो ये तो कोशिश हम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। और इस बार का गाजीपुर में कोई भी कुछ कहे, जनता ने ठान लिया कि हमारा नेतृत्व कैसा हो। 5 साल उन्होंने झेला है, सांसद एक शब्द नहीं बोल पाए 5 साल में पार्लियामेंट में क्यों भेजना है, और जनता दरवाजे पे आके अपनी बात ना कह सके, ऐसा बैरियर क्यों? एक विश्लेषण ये भी था कि अफजाल अंसारी के लिए कि अपनी निधि का पूर्ण जो है पैसा भी खर्च नहीं कर पाए। 5 साल की निधि में कोरोना का 1 साल अगर निकाल दिया जाए तो 20 करोड़ की निधि में वो 8 करोड़ समथिंग वो खर्च किया है। नहीं, उसका कारण है कि उनको जनता की कहाँ पड़ी थी, उनको तो बस रुतबा और उस पोजीशन के चलते लोगों को परेशान करना, हथियाना, सारे सब लूटना और फिर कहना मैं तो खैरात कर रहा हूँ। ठीक, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी। फिर नए मेहमान के साथ जल्द मिलेंगे, तब के लिए नमस्कार।